वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। हम लोगों ने अब तक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में तो पढ़ लिया। कौन कौन सा? एक नेचुरली प्रोवाइडेड ह्यूमन आई जो हम सबके पास है। दूसरा सिंपल माइक्रोस्कोप जिसकी मैग्नीफाइंग पावर 2 गुना से लेके लगभग 9 टाइम्स तक होती है। किसी भी चीज़ को 9 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। और तीसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें 200-250 तक मैग्नीफाइंग पावर होती है। उससे बैक्टीरिया, स्लाइड्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर बड़ी करके देखी जा सकती है और हम अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं माइक्रो ऑब्जेक्ट्स कैसी हैं, कैसे मिलके बनी हैं, क्या संरचना है उनकी। अब अभी भी जिज्ञासा शांत नहीं होती। छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके तो देख लिया, बड़ी ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर। फिजिक्स नाम ही है, क्या है फिजिक्स? साइंस ही है। टू स्टडी अबाउट द नेचुरल लॉज, लॉ ऑफ नेचर। तो नेचर में प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, इन सब की स्टडी भी तो करना है। अब वो बहुत दूर हैं, तो वो बहुत दूर होने की वजह से अपना आँख पर जो बनना, उनके द्वारा आँख पर जो बनने वाला विजुअल एंगल है वो बहुत कम है तो वो साइज़ में बहुत बड़े, लेकिन वो इतनी दूर हैं कि आँख पर बनने वाला विजुअल एंगल बहुत छोटा है। ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से हम उनको बहुत छोटा देख पाते हैं। या आप चंद्रमा देखते हैं, उसकी सरफेस की स्टडी करने के लिए उसकी पास में पिक्चर बननी चाहिए ना। सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स, वेनस, जुपिटर, आप जितने भी एस्ट्रोफिजिक्स में देखते हैं, अब जो भी ग्रह, उपग्रह जिसकी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी कैसे मिलती है, क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करते हैं कि जो हम दूर और बड़े ऑब्जेक्ट्स की स्टडी कर पाएँ। आज हम लोग उसी इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है, उसकी स्टडी करेंगे। पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। जैसे कि हमने देखा माइक्रोस्कोप में भी 2 कॉन्वेक्स लेंसेज थे, टेलीस्कोप में भी 2 कॉन्वेक्स लेंसेज यूज़ होते हैं। बस अंतर क्या है कि माइक्रोस्कोप छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका बहुत कम अपर्चर और बहुत कम फोकल लेंथ होती है। यहाँ टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कैसी है? बड़ी। कहाँ है? बहुत दूर। अब दूर से आने वाली नंबर ऑफ रेज ज़्यादा होंगी तो उनकी गैदरिंग पावर ज़्यादा करने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, लार्ज अपर्चर का और लार्ज फोकल लेंथ का लेते हैं। तो टेलीस्कोप की बनावट क्या है, क्या प्रिंसिपल है, आइए अब जानते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं 2 और पहला लेंस जिससे जो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज को कलेक्ट करता है, उसे जैसे कि नाम है उसका ऑब्जेक्टिव लेंस, वो लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर का होता है। उसका साइज़ बड़ा होता है, जैसे कि ये मैं बना रही हूँ ये, ठीक। अब इससे जो आने वाली रेज हैं, इस पर जो आने वाली रेज वो कहाँ से आ रही हैं? ऑब्जेक्ट कहाँ सिचुएटेड है? बहुत दूर। दूर से आने वाली रेज कैसी होती हैं? आपस में पैरेलल। वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भी हो सकती हैं और आपस में पैरेलल किसी प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर भी हो सकती हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर दूर से आने वाली रेज आप कैसे बनाओगे? देखिए, आप एक रे बना लो जो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जा रही है और दूसरी इंसिडेंट रे, ये सब कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। तो दूसरी इसी के पैरेलल बनाइए और उसको जब कॉन्वेक्स लेंस पर वो इंसिडेंट होती है, इसका नेचर कन्वर्जिंग। ये कन्वर्ज करके इमेज कहाँ बनाएगा? जहाँ पर ये रेज मिलती हैं उसे ही तो कहते हैं फोकल प्लेन। अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो कहाँ मिलती? फोकस पर।
आपस में पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकल प्लेन पे। अब ये फोकल प्लेन में बनने वाली इमेज अगर इसका नाम हम a डैश b डैश रख दें, तो आप देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको मैं ऊपर यहाँ से शो करूँ तो यही तो है उसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की, और उसी फोकल प्लेन में ये a डैश b डैश रियल इन्वर्टेड बट डिमिनिश्ड किसकी? दूर स्थित कोई भी प्लैनेट है, सन, मून, जो अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी वो बहुत बड़ी है, उसकी ऑब्जेक्टिव लेंस ने रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड छोटी इमेज बनाई। लेकिन कहाँ बनाई है वो? आँख के पास। अब देखिए टेलीस्कोप का प्रिंसिपल क्या है। टेलीस्कोप से हम वो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं जो बहुत दूर होती हैं, इस वजह से वो आँख पर बहुत कम विजुअल एंगल बनाती हैं, तो हम उसको ठीक से देख नहीं पाते। टेलीस्कोप का प्रिंसिपल क्या है कि वो विजुअल एंगल बढ़ाता है। कैसे? लेंसेज की मदद से दूर वाली ऑब्जेक्ट्स की इमेज आँख के पास बना दी जाती है। आँख के पास इमेज, लार्ज विजुअल एंगल, क्लोज टू द आई, तो आसानी से देख लेते हैं। अब देखिए यही जो इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो अब दूसरा लेंस जो थोड़ा कम अपर्चर वाला होता है और उसकी फोकल लेंथ भी कम होती है, उसकी फोकल लेंथ ऐसी है कि ये जो a डैश b डैश इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, इस लेंस का नाम जो ऑब्जेक्ट से रेज कलेक्ट कर रहा है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, उससे बनने वाली इमेज इस आई लेंस के लिए, आई पीस के लिए किसका काम करती है? ऑब्जेक्ट का। कहाँ सिचुएटेड है? इसकी फोकल लेंथ के अंदर। अगर इसकी फोकल लेंथ है FE, तो आप दोनों साइड में इतनी ही फोकल लेंथ आप यहाँ पे दिखा लीजिए। दिस इज FE, दिस इज ऑल्सो FE। ओके, यानी इस लेंस के विद इन फोकस दूर वाली ऑब्जेक्ट की डिमिनिश्ड रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। वही इससे आने वाली रे, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से जाएगी वो? फोकस से। आप स्केल से सीधी लाइन खींचिए ऐसे। दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये दोनों रेज आगे बढ़ाने पर कैसी हैं? डाइवर्जिंग। ये रे अगर आप आगे बढ़ाते हैं और ये रे, तो ये आगे तो नहीं मिलेंगी, हाँ पीछे बढ़ाई जाएं, इफ़ दे आर एक्सटेंडेड बैक, तो ये जहाँ मिलती हैं वहाँ पर इस a डैश b डैश की इमेज बनती है, और वही इमेज ये माना जाता है कि वो आँख से कितनी डिस्टेंस पर बन रही है। तो इसकी आई लेंस से जो इमेज है वो आँख यहाँ पर है, तो आँख पर कितनी डिस्टेंस से ये इमेज बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हम आँख यहाँ पर इसके पास रखते हैं, इसलिए इसका नाम है आई पीस। फिर से याद कर लीजिए कि यही तो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा है ये आई पीस लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर हम विद इन फोकस ऑब्जेक्ट रखते थे तो उसकी एनलार्ज वर्चुअल इमेज बनती थी, ये वही तो बन रही है। ये इमेज है A डबल डैश B डबल डैश। हाँ, ध्यान रहे कि ये इमेज अब इतनी बड़ी है जो आसानी से आँख पर इतना विजुअल एंगल बना रही है जो हम आसानी से उसे देख सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ये इमेज जो एक्चुअल साइज़ है उससे बड़ी नहीं है। एक्चुअल साइज़ सन, मून, प्लैनेट जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे बड़ी नहीं है। यही डिफरेंस है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में वास्तव में चीज़ें बड़ी होकर दिखती थी, यहाँ बहुत बड़ी चीज़ें हैं। टेलीस्कोप साइज़ नहीं बढ़ाता, टेलीस्कोप बस उस बड़े ऑब्जेक्ट की पिक्चर, इमेज आँख के पास बना देता ताकि वो आसानी से स्टडी की जा सके उनके बारे में। अब आपने देखा ये रे डायग्राम
नियर पॉइंट पोजीशन के लिए है, फाइनल इमेज आंख से कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर आपको इतना समझ में आया तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका एपर्चर लार्ज है, किसका लेस है। तो आप याद रखिए, माइक्रोस्कोप में ये लेंस बड़ा होता था और ये वाला लेंस छोटा। माइक्रोस्कोप के दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता था। यहाँ अगर इसकी 100 है तो इसकी 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, लार्ज डिफरेंस इन फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंसेज। इसमें पूछा जाता है कि ये बड़ा क्यों लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी बड़ा लेने का कारण। पहली चीज़, दूर से आने वाली रेज हैं, बहुत दूर ऑब्जेक्ट हैं, तो उनकी ज़्यादा नंबर ऑफ रेज गैदरिंग होगी तभी तो हम इमेज ब्राइट देख पाएंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इसलिए नंबर ऑफ रेज की संख्या ज़्यादा हो, बड़ा लेंस लिया। हाई फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ क्यों लेते हैं उसका भी मैं डेरिवेशन आपको दिखाती हूँ। मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिराइव करेंगे, है कुछ नहीं मैग्नीफाइंग पावर में, वही फॉर्मूला है, बस उसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको। कैसे, देखिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था बीटा अपॉन अल्फा। माइक्रोस्कोप में बीटा क्या था, यही यहाँ पर भी है कि एंगल, अब मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, आपको पिछला वीडियो देखना होगा कि क्या है, वैसे मैं वर्ड्स में बता रही हूँ। एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एट द आई। ठीक, अब अगर एंगल सबटेंडेड, तो अब आप देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी, यहाँ पर बीटा है, एंगल मैं लिख दे रही हूँ, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज at the eye with the help of ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए, जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं तब तो ये है बीटा। और अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब यहाँ पर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप, तो अगर हम ऑब्जेक्ट जो आँख पर डायरेक्ट एंगल बना रही है वो एंगल है अल्फा। अब आँख पर हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के दूर स्थित ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो कुछ एंगल आँख पे बहुत छोटा बनाएगी, तभी तो वो बड़ी नहीं दिखती है हमें। यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल अल्फा, देखिए इस डायग्राम में, ये टेलीस्कोप का ही तो डिज़ाइन है, हटा दो अगर, तो रेज आने वाली आँख पर जो ये एंगल बना रही हैं उसे कहते हैं अल्फा। अगर मैं इसका नाम यहाँ लिखूँ, ये एंगल, ये वाला एंगल जो है वो है अल्फा। आधे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होने लगता है ये तो यहाँ बन रहा है। अरे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस टेलीस्कोप से बहुत दूर है ना, तो आँख यहाँ है या यहाँ है, एंगल पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये एंगल किस पर बना हुआ माना जा रहा, आँख पर ही। मतलब अगर आप टेलीस्कोप हटा के यहाँ से देखो, ठीक है, तो यहाँ आँख है आपकी, तो आँख पर ये रेज आ रही, तो जो एंगल बना रही वही तो है, ये एंगल वही तो है अल्फा। ओके, ये अब बिना इंस्ट्रूमेंट के जो एंगल बन रहा है, आँख पर आने वाली रेज जो बना रही वो अल्फा है। फिर आपने टेलीस्कोप लगा दिया, अब फाइनल इमेज जो एंगल बना रही है आँख पर, अब आप देखिए फाइनल इमेज जो एंगल बना रही है या ये इमेज जो एंगल बना रही है, वो दोनों यही तो है एंगल बीटा। दिस एंगल बीटा, बताइए है कि नहीं। पहले अल्फा बीटा समझ में आना चाहिए। तो बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत जगह लिखा होता है फाइनल इमेज। फाइनल इमेज ये है, तो ये इमेज और ये इमेज, अब देखिए इस ट्रायंगल से हैं तो दोनों सेम ही, एंगल तो बीटा ही बन रहा। ये रे पीछे ही तो एक्सटेंड करी गई है, इसको अच्छे से एक्सटेंड करके सीधे सीधे अगर आप लाते हो तो देखिए ये रे यही तो एक्सटेंड होके मिली। तो ये अगर ई नाम डाल दें तो ई और ए डैश बी डैश, ये देखिए, तो चाहे ये
ए डबल डैश बी डबल डैश चाहे ए डैश बी डैश, एंगल तो बीटा ही बना रहे हैं और बीटा इस लेंस पर या आँख लेंस के पास है तो आँख पर बनने वाला एंगल हो गया। अब आप देखिए ये अगर अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा कि नहीं? इतनी तो ज्योमेट्री पता है, ये सीधी रे आ रही है तो ये एंगल अल्फा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ये भी एंगल अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस अब काम बनता है कि हम ओ ए डैश बी डैश से अगर हम tan बीटा लिखते हैं तो tan बीटा वेरी स्मॉल एंगल, क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज है ये ए डैश बी डैश, तो इससे tan बीटा इक्वल टू बीटा लिखा जा सकता है। और किसके बराबर होगा बीटा? ए डैश बी डैश अपॉन ये डिस्टेंस क्या है, ये एफ ओ। देखिए यहाँ से यहाँ तक कि ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश डिस्टेंस एफ ओ ही तो है। इसी तरह tan अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा फॉर अल्फ़ा बीटा वेरी स्मॉल, क्या लिखेंगे? अगर हम इस अल्फ़ा की बात करें, ये तो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा सॉरी ये देखिए tan अल्फ़ा की बात करें तो tan अल्फ़ा ओ ए डैश बी डैश से क्या हो गया, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ ये होगा। और अगर tan बीटा की बात करें तो हम लोग tan बीटा इक्वल टू बीटा कैसे लिख सकते हैं? किस ट्रायंगल से? ए डैश बी डैश ई से लिख सकते हैं। तो वो क्या होगा? ए डैश बी डैश अपॉन ये डिस्टेंस। बताइए क्या डिस्टेंस है ये? इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो ये डिस्टेंस क्या है? यू ई। तो आप क्या लिख सकते हो? ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। यू ई को विद निगेटिव साइन तो यहाँ आपने लिख दिया। क्या होगा m? m का फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा? ए डैश बी डैश अल्फ़ा, और ये यहाँ से दोनों में से ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा। ये बीटा अपॉन अल्फ़ा क्या हो जाएगा? बीटा अपॉन अल्फ़ा एफ ओ अपॉन यू ई विथ माइनस साइन। बहुत जगह माइनस साइन नहीं लगाते हैं, माइनस का मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड है। ये जनरल फार्मूला आ गया हमारे पास इसके लिए। हाँ, नियर पॉइंट पोजीशन में अब इसके भी जैसे दो केस, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का ये फार्मूला है। कब मैक्सिमम होगी मैग्नीफाइंग पावर? अब आप देख रहे हैं इस सिचुएशन में, ये कौन सी सिचुएशन? नियर पॉइंट पोजीशन है ना। नियर पॉइंट मतलब फाइनल इमेज आँख से नियर पॉइंट पे बन रही है, 25 सेंटीमीटर की डी डिस्टेंस पे बन रही है। क्या लगाएंगे यहाँ पर? अब कैसे, क्या फार्मूला होगा नियर पॉइंट पोजीशन में? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर इन द नियर पॉइंट पोजीशन केस। सीधे सीधे आपको लेंस फार्मूला पता है। क्या होता है लेंस फार्मूला? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। किस लेंस के लिए लिख रहे हैं आप? आई लेंस के लिए। सफिक्स आपने लगा दिया e। अब इस आई लेंस के लिए UE नेगेटिव है, VE माइनस D है और FE जितनी भी फोकल लेंथ, तो अब आप इसको यहाँ लिखेंगे तो 1/-d, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/UE इक्वल टू 1/FE। इससे आपके पास 1/UE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/FE प्लस 1/d। बस यही तो 1/UE की वैल्यू इसमें रखनी है। तो अब m मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होगी? माइनस FO ब्रैकेट में 1/UE की जगह हम लोग ये लिखेंगे 1/FE प्लस 1/d। अब आप क्या कर सकते हो? इसको फाइनली ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस FO/FE विद इन ब्रैकेट 1 प्लस FE/d। यही फॉर्मूला है नियर पॉइंट पोजीशन में मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। अब देखिए ट्यूब लेंथ पता है टेलीस्कोप में भी जो ये लेंसेज होते हैं ट्यूब के अंदर, इनके बीच की डिस्टेंस कम ज़्यादा की जा सकती। तो ट्यूब लेंथ जैसे माइक्रोस्कोप में भी मैंने बताया था दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस। इस केस में नियर पॉइंट पोजीशन में ट्यूब लेंथ कितनी होगी? तो अब आप देखते हैं यहाँ तक की FO और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है UE। तो यहाँ पर अगर कोई पूछता है कि ट्यूब लेंथ, न्यूमेरिकल 1 मार्क क्वेश्चन कोई पूछ ले तो कितना होगा? FO उसका मैग्नीट्यूड और UE इतनी पूरी डिस्टेंस है ना।
हाँ, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगी? रिलैक्स्ड आई पोजीशन में। फाइनल इमेज कहाँ बने? इन्फिनिटी पर। यानी कि ये वाली इमेज जो ऑब्जेक्टिव से बन रही है वो कहाँ बने, बता सकते हैं? इस आई लेंस के फोकस पर। तो अब सेकेंड केस मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए पहले तो रे डायग्राम देखिए। मैं इसमें आपको बताती हूँ कि अगर ये पॉइंट, अब मैं इसी को लिख दूँ FE, ठीक है, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, अब ये FO हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और इतनी डिस्टेंस क्या हो जाए? FE। इधर से भी FE कम है तो यहाँ पर भी FE कम करनी पड़ेगी। अपने आप देखते हैं, अगर आप वाकई में मेज़र करके बनाते हो तो अब ये हो गया FE। ओके, अब आप देखते हो कि जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है ना, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो सीधी ही जाएगी। जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है वो रे जब FE से पास होगी तो ये दोनों रेज आपस में कैसी हो गई हैं? पैरेलल। तो पैरेलल रेज कहाँ मिलती हैं? इन्फिनिटी पे। तो अब की बार आपको ये बताना होता है कि रे डायग्राम में आपने उसको ड्रॉ करा है तो आप कैसे याद करते हो? बस कुछ नहीं, आपको फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव ये दूसरे आईपीस लेंस के FE पे बनी, और ये फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। इस समय ट्यूब लेंथ कितनी होगी? अब आप देख रहे हैं कितनी होगी? FO प्लस FE। ट्यूब लेंथ कितनी हो गई? FO प्लस FE। ओके, और मैग्नीफाइंग पावर, अब यहाँ तक तो मैग्नीफाइंग पावर वही है, क्या है? FO अपॉन UE। अब यहाँ पे बताओ ना, ये UE क्या है? UE किसके बराबर हो गया है? व्हाट इज दिस UE? दिस UE इज FE। अब आपके पास M मिनिमम, ये किसका डायग्राम हो गया? रिलैक्स्ड आई पोजीशन, है ना। तो रिलैक्स्ड आई पोजीशन के लिए जो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप में है वो कितनी हो गई? माइनस FO अपॉन FE। बस UE की जगह क्या हो गया? FE। तो इस तरीके से टेलीस्कोप से दूर की ऑब्जेक्ट, दूर डिस्टेंस ज़्यादा इस वजह से जो छोटी दिख रही थी, उसकी इमेज क्लोज टू द आई बनाकर उसकी स्टडी की जाती है। हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा लेते हैं ना, और ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होने का रीज़न आपने देखा कि चाहे आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो रिफ्रैक्शन के थ्रू बन रहा है तो वो FO अपॉन FE हो रिलैक्स आई पोजीशन के लिए, या माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D, दोनों के केस में आप ये देखते हैं कि जो FO जितना ज़्यादा होगा फोकल मैग्नीफाइंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। तो हम बढ़ा लेते हैं लार्ज गैदरिंग पावर के लिए, और मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा है हो, और एक होता है रिजॉल्विंग पावर भी ज़्यादा हो। रिजॉल्विंग पावर मतलब वो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट विच कैन बी सीन डिस्टिंक्टली विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से दो बहुत पास रखी हुई ऑब्जेक्ट्स की डिस्टिंक्ट इमेज बनना, उनकी एंगुलर सेपरेशन, वो रिजॉल्विंग पावर। तो 3 रीज़न अगर कोई पूछता है लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस के, तो कौन कौन से हैं? ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी, ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगी अगर लार्ज फोकल लेंथ है, और गैदरिंग पावर ज़्यादा होगी, इन्फिनाइट या दूर से आने वाली रेज के नंबर ज़्यादा होगा तो ब्राइट इमेज बनेगी। अब होता क्या है कि ये टेलीस्कोप लेंस में कौन सा प्रोसेस होता है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। बड़ा लेंस बनाना कॉस्टली, ज़्यादा वेट, स्फेरिकल नेचर की वजह से स्फेरिकल एब्रेशन का होना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है तो उसमें क्रोमैटिक एब्रेशन का होना, ये सारे डिफेक्ट्स, ये सारी शॉर्टकमिंग्स हैं। बड़ा लेंस बनाने की जो मुश्किलें हैं उसको मैकेनिकल सपोर्ट लेके
आराम से रख पाना स्टैंड पे बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत महंगा खर्चीला प्रोसेस है। होमोजीनियस लेंस, बड़ा लेंस, भारी हो, मैकेनिकल सपोर्ट भी उसको अच्छे से मिल जाए, बहुत मुश्किल होता है। अब क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस को उसमें ये जो डिफेक्ट्स हैं इसको थोड़ा फ्री कर सकें और हम ऑब्जेक्टिव लेंस के बजाय मैं एक मिरर ले लूँ, तो उस मिरर का शेप अगर पैराबोलाइडल रखा जाता है तो उसमें स्फेरिकल एब्रेशन का डिफेक्ट दूर हो जाता है। मिरर में रिफ्रैक्शन नहीं होता तो क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा और उसका खर्चा कम आएगा, हल्का होगा, बनाना आसान है। इट विल बी ईजी टू हेल्ड इट मैकेनिकली। तो अब कौन सा टेलीस्कोप यूज़ कहलाता है जो मिरर से मिलके बना होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस के को रिप्लेस किया जाता है पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर से, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में यही दोनों फॉर्मूले लगते हैं मैग्नीफाइंग पावर में। बस बनता कैसे है तो आइए पढ़ते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मिरर है इसलिए रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसमें क्या होता है कि पैराबोलाइडल मिरर लेते हैं। इस पैराबोलाइडल मिरर में स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता है। मैं थोड़ा सा बता दूं, स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, मिरर्स के और लेंस के स्फेरिकल नेचर की वजह से इमेज में आने वाला डिफेक्ट इन इमेज ड्यू टू स्फेरिकल नेचर ऑफ मिरर एंड लेंसेज सरफेसेस। उनकी सरफेसेस स्फेरिकल, उनका शेप स्फेरिकल होता है। तो ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ लेंसेज एंड मिरर द डिफेक्ट अकर्ड इन द इमेज इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए अगर मैं लेंस की बात करूं तो लेंस की जो मार्जिन पर जो रेज आती हैं, मार्जिन मतलब किनारों पे, वो रेज मान लीजिए यहीं पर फोकस हो जाती हैं। ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है। और जो बिल्कुल पैरेक्सियल रेज होती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं, उनका फोकस कुछ अलग होता है, दूर। तो ये जो दो जगहों पर फोकस हो रहा है तो इससे ब्लर्ड इमेज दिखती है। तो ये होता है इनके स्फेरिकल सरफेस की वजह से। ऐसे ही मिरर में होता है, इसको कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। कैसे दूर कर दिया हमने पैराबोलाइडल शेप ले लिया। पैराबोलाइडल शेप में जो पैराबोलाइडल शेप होता है उसमें जो चाहे आप ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर है तो चाहे आप मार्जिनल रे लें, चाहे प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रे, इनको पैरेक्सियल रेज कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जो किनारों पर होती हैं ये मार्जिनल रेज हैं। इन दोनों चारों रेज की जो आफ्टर रिफ्लेक्शन वाली पोजीशन होती है वो सब की एक ही जगह होती है। जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन करो, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, यहाँ से ये ज्वाइन करो, तो अलग अलग फोकस ना होके वो एक ही जगह होंगी। ओके, हाँ, क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है कि उसकी भी बता दूं बात। क्रोमेटिक एब्रेशन की बात करूं तो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, अगर इसके ऊपर रेड लाइट आ रही है तो रेड लाइट यहाँ पर फोकस होती है, ये FR है। ठीक, अगर वॉयलेट लाइट आ रही है इसके ऊपर, ये रेड है और ये है वॉयलेट, तो वॉयलेट लाइट देखा जाता है कि वो यहीं पर फोकस हो जाती है, ये FV। अलग अलग कलर की लाइट, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फोकस। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकस तीनों कैसे रिलेटेड हैं आपको पता है। म्यू इज C/V यानी लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम, और म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f हम लोग लेंस मेकर से पढ़ चुके हैं, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू लैम्डा प्रोपोर्शनल टू ये जो फोकल लेंथ है वो लैम्डा ज़्यादा है, ज़्यादा लैम्डा ज़्यादा दूरी पर, कम लैम्डा कम दूरी पर। तो ये क्रोमेटिक एब्रेशन में भी अलग अलग रंग का अलग अलग जगहों पे फोकस होना ये रिफ्रैक्शन की वजह से है।
मिरर में रिफ्लेक्शन होता नहीं है, इसलिए ये डिफेक्ट तो इसमें रहेगा ही नहीं। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में अगर हम पैराबोलाइडल मिरर लेते हैं तो मिरर में पैराबोलाइडल है, सब रेज एक जगह फोकस होंगी। ओके, अब आप देखिए आने वाली रेज वही कहाँ से आ रही हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। इस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में आ रही हैं बहुत दूर से, तो सारी रेज मान लीजिए आती हैं ऐसे पैरेलल। ओके, पैरेलल रेज यहाँ पर अगर ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ये इसके ऊपर यहाँ पर आके रिफ्लेक्ट होंगी। सपोज़ ये यहाँ आके मिलती, जो ये रेज हैं, मान लिया ये रेज यहाँ आके मिलती आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या कर देते हैं हम इसमें कि ये जो बहुत सारी रेज आ रही हैं, बस ये विद इन दिस डायमीटर, इसका अपर्चर यहीं पर आके फोकस होंगी। यहाँ पर जो इमेज बनेगी उस इमेज को कैसे और अच्छे से देखा जा सकता है कि हम यहाँ एक इन रेज के मिलने से पहले ही एक मिरर लगा देते हैं जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, और यहाँ एक होल कर देते हैं। अब क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद जो रेज आती हैं वो यहाँ पर ये ट्यूब में फिट कर देते हैं हम लोग। ये रेज रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं और रिफ्लेक्शन के बाद जब रेज आती हैं तो लेंस पर लगा देते हैं, और वो लेंस आई लेंस जो कि इसमें फिट होता है, आई लेंस से निकलने वाली रेज जो होती हैं वो इस तरीके से आँख पर आती हैं और ये इमेज दिखाई पड़ती है। ओके, तो ये रेज जो हैं ये आई पीस है, आई लेंस है, और ये ऑब्जेक्टिव क्या है, सेट ऑफ टू मिरर्स। ये पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर है। क्यों है आपने देख लिया, क्या एडवांटेज है इससे। एक तो रिफ्लेक्शन होगा, ब्राइट इमेज बनेगी, नो डिफेक्ट ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन, नो डिफेक्ट ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन, हल्का होगा, कॉस्टली कम होगा, इजियर टू बी इंस्टॉल्ड। ठीक, अगर बस इसे कहते हैं कैसेग्रेन टेलीस्कोप। हाँ, अगर इस मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर की जगह 45 डिग्री से झुका हुआ एक प्लेन मिरर लगा देते हैं तो वो न्यूटोनियन टाइप कहलाता है। मतलब ये मिरर 45 डिग्री झुका है ऐसे, तो जो आने वाली रेज हैं उससे जो इमेज बनती है वो यहाँ से ये रे आ रही है, यहाँ से आपको उसमें दिखाना होता है कि हाँ न्यूटोनियन कैसे बनाता है इमेज। तो अब आप उसके लिए क्या दिखाते हैं, वही ऑब्जेक्टिव है, बस कॉन्वेक्स लेंस की जगह आपने क्या लिया है, प्लेन मिरर इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। अब आप उसमें क्या करते हैं कि यहाँ से ये रे आ रही है, यहाँ से ये रे आ रही है। अब ये उसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे आके यहाँ मिलती, ठीक है। ये रे अगर जाती तो ये रे यहाँ से ऐसे आके ये भी रे यहाँ मिलती, ठीक है। लेकिन ये जितनी डिस्टेंस पर इमेज बनाती उतनी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, मिरर से जितनी पीछे इमेज बनती उतनी ही आगे ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस सेम होती है। तो अब ये रिफ्लेक्शन होके यहाँ से ऐसे लौटती, ठीक है, और ये रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे लौटती, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आइज़, तो यहाँ से ये हो जाता कि यहाँ पर हम आँख से इमेज को देख पाते। कुल मिला के क्या कि इन प्लेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या लगा देते हैं यहाँ पर, प्लेन मिरर। तो इसका नाम कैसेग्रेन टेलीस्कोप न होके अब प्लेन मिरर वाले का नाम क्या हो जाता है, न्यूटोनियन, ठीक है दोनों ही क्या, रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो आता है क्वेश्चन कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का विद डायग्राम आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, व्हाई इज इट बेटर देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग मैंने दोनों लेंसेज वाले बताए थे, ये बेटर क्यों है, बिकॉज ऑफ दीज मेरिट्स ऑफ
ऑब्जेक्टिव मिरर। ठीक, ये पैराबोलॉइडल कॉनकेव मिरर है, हल्का है, सस्ता है, इजी टू बी इंस्टॉल्ड है, कोई स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशन का डिफेक्ट नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको टेलीस्कोप के बारे में प्रिंसिपल, मैग्नीफाइंग पावर और कैसे उसकी क्या वर्किंग है समझ में आ गई होगी। आप ज़रूर मुझे कोट करके बताइएगा। थैंक यू।